So I recently watched Oppenheimer, जो कि एक्चुअली मेरा काम है एज अ रिव्यूअर, बट बिफोर बीइंग अ रिव्यूअर मैं क्रिस्टोफर नॉलन सर का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, जिन्होंने उनकी सारी मूवीज को देखा है, उनकी सारी मूवीज को समझा है और उनकी सारी मूवीज को अप्रिशिएट भी किया है फॉर व्हाट दे हैव डिजर्व्ड। बट आई डोंट नो व्हाई मैंने पहले ही दिन में काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज सुने इस मूवी के रिलेटेड कि ये मूवी काफी ज्यादा बोरिंग है एंड ऑल, जो कि मैं समझता हूँ कि हर इंसान का अपना अपना टेस्ट होता है। जरूरी नहीं कि जो मूवी मुझे पसंद है वो आपको भी आएगी, बट स्टिल क्योंकि मूवी को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और अभी से इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज। बट आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर किसी को क्रिस्टोफर नॉलन सर की मूवी समझ में आ जाए पहली बार के अंदर, क्योंकि ये डिफरेंस इसे तो हैं जो हमको ह्यूमन बनाती है और हमारे ओपिनियंस की वैल्यू होती है क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं। मैं जब मूवी देखने गया तो मैंने पर्सनली ऐसा सोचा था कि मुझे कुछ माइंड बेंडिंग ओवर द टॉप थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल नॉलन फैन बॉय। बट ओपेनहाइमर ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी और ये मैं नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, क्योंकि ओपेनहाइमर की स्टोरी किसी भी साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं है जिसको हम बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग वे में देख सकें, बल्कि ये एक बायोपिक है डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जिन्होंने एक आविष्कार से पूरी दुनिया बदल दी और वो आविष्कार था एक एटॉमिक बॉम्ब। एज अ टिपिकल बायोपिक हर इंसान एक मूवी से यही एक्सपेक्ट करता है कि उसके अंदर हमें एक हस्ती का जन्म से लेकर मरण तक सब कुछ देखने को मिलने वाला है, बट ओपेनहाइमर में ऐसा नहीं है। ओपेनहाइमर की स्टोरी सिर्फ डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर और लुईस स्ट्रॉस के बीच की डिप्लोमेटिक वॉरफेयर के बीच में है, जिसके अंदर सारे मेजर इवेंट्स कवर होते हैं जिसके लिए डॉक्टर ओपेनहाइमर को जाना जाता है। ये मूवी डिफरेंट टाइमलाइंस में सेट है। इस मूवी की स्टार्टिंग में कुछ भी सेंस नहीं बनाता क्योंकि आपको मूवी के बारे में कुछ नहीं पता, इन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता और उस इवेंट के बारे में कुछ नहीं पता कि वो हो क्या रहा है, और एज अ खाली दिमाग आपके ऊपर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फेंकी जाती है जो आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते बिकॉज आपको कुछ नहीं मालूम। दैट्स व्हाई वो कंफ्यूजिंग लगता है एंड आई एक्सपेक्टेड नथिंग लेस फ्रॉम मिस्टर नोलन। फिर चाहे आप उनकी मूवीज के लिए कितने ही तैयार हो जाओ मेंटली इमोशनली, बट वो आपको कभी ना कभी ऑफ गार्ड पकड़ ही लेते हैं। यही तो उनकी खासियत है। और जब धीरे धीरे मूवी प्रोग्रेस करने लगती है तो सारी चीजें सेंस बनाने लगती है, आपको सब कुछ समझ में आने लगता है। वो सारे डायलॉग्स, वो सारे कैरेक्टर्स आपस में लिंक होने लगते हैं, तो आपको एक इमेजिनेशन मिलती है कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है, सिचुएशन कैसी है, इतनी टाइट क्यों है। आपको ये समझ में आने लगता है कि ये कैरेक्टर्स कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं, और इन द एंड आपको ये भी समझ में आ जाता है कि ये कौन करा रहा था। और इसी बीच हमें वो प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है जिसके लिए डॉक्टर ओपेनहाइमर को द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है और उसके पीछे की हार्श जर्नी भी दिखाई जाती है, जिसको अगर क्रिस्टोफर नॉलन सर के अलावा कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करता तो इस पर्टिकुलर पार्ट को वो मूवी का 70% रख देते, जो कि मैं खुश हूँ नहीं हुआ। वेल, बॉम्ब और उसके क्रिएशन से रिलेटेड हाइप तो हमेशा मूवी के अंदर रहती ही है, बट उसके लिए पूरी मूवी को सेक्रीफाइस कर देना मैं सही नहीं समझता। बट एक्चुअली मूवी का मेजोरिटी पार्ट हमें डॉक्टर ओपेनहाइमर के कैरेक्टर को क्लोजली समझाने में निकल जाता है कि उनके बिलीव्स क्या थे, मोटिव्स क्या थे और उनके एक्शंस के पीछे का रीजन क्या था, जिससे मूवी इन द एंड किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचती, बल्कि मूवी ये सवाल आप पे छोड़ देती है कि आप उन्हें किस तरह देखते हो, एज अ हीरो और एज अ विलन। क्योंकि जिंदगी में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते और उनका आपको हमेशा गम भी होता है। जिस चीज को मूवी में क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपने डिसीजंस को रिग्रेट करते हैं, फिर चाहे वो जीन टैटलॉक से हमेशा के लिए नाता तोड़ना हो या फिर हिरोशिमा पे बम गिराना, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनके हाथ मासूमों की खून से रंगे हुए हैं, जिसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। बट एज अ वाइज मैन सेड, यू कांट चेंज द डेस्टिनीज ऑलरेडी रिटन, दैट ओनली हैपेंस इन फेरी टेल्स। दैट्स व्हाई आई नेवर कंसीडर दिस मूवी एज अ बायोपिक। ये मूवी एक बायोपिक से बढ़ के एक पूरा कैरेक्टर एनालिसिस है डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का। इन द एंड इट सेज, कैन यू फॉरगिव हिम फॉर व्हाट ही हैव डन? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिरोशिमा एंड नागासाकी। वेल, इस चीज को एज एन इंडियन मैं हक नहीं रखता कि मैं डॉक्टर ओपेनहाइमर को जज करूं इस चीज के ऊपर, क्योंकि मेरे पास ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार जिन लोगों पे है वो लोग ही बता सकते हैं कि उन्होंने सही किया या गलत, क्या वो उनको माफ कर पाएंगे। बट जैसा मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ आजकल, आई गेस दे ऑलरेडी फॉरगिव्ड हिम फॉर व्हाट ही हैव डन। Peace on the street and they don't have a grain of hate for America. I don't hate the ordinary Americans. तो मूवी का एक्चुअल रिव्यू अब स्टार्ट होगा। वेल, डायरेक्शन की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट तो नोलन सर ने किया है और मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि मैं नोलन सर की डायरेक्शन को जज कर सकूं। वेल, अगर मैं बात करूँ साउंड डिजाइन की, तो आई डोंट नो यार, नोलन सर की हर मूवी में इंटेंस सीन्स में जिस तरह का म्यूजिक होता है ना, लाइक वो आप इंटेंस सीन आपको फील होगा, आपकी बोन्स में चिल्स आ जाएंगी उस म्यूजिक को सुन के, जो कि मेरे साथ हमेशा होता है। नोलन सर, यू आर ग्रेट। सेम गोस टू चिलियन मर्फी का कैरेक्टर जब न्यूक्लियर फिजन के बारे में सोचता है तो जिस टाइप का म्यूजिक उन्होंने यूज किया है, दैट वाज गॉडली। और ऐसा बताया गया कि इस मूवी के अंदर सीजीआई इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें हर एक चीज फिजिकल कैमरे से शूट की गई है। यस, इवन द ब्लास्ट इज रियल। वेल, ऐसा तो बताया गया है, क्या पता क्रिस्टोफर नॉलन सर ने सीजीआई का इस्तेमाल करा हो और फिर अपने दिमाग से उसको ढक दिया हो जिससे हम उसको बता ना सके कि वो सीजीआई है कि नहीं। बट इंडियन सिनेमाज में एक्चुअली सीजीआई का इस्तेमाल किया है इस मूवी को रिलीज करने के लिए, क्योंकि जो
न्यूड सीन था जीन टैडलॉक का, जिसके अंदर वो पूरी ही न्यूड होती है। उस सीन में एक्चुअली उनके ऊपर एक कपड़ा दिखाया गया है, उनके हाथ में एक कपड़ा दिखाया गया है जो कि CGI'd है। इंडिया में PG-13 की रेटिंग देने के लिए उनको CGI इस्तेमाल करनी पड़ी इंडियन सिनेमास के अंदर, बट बाहर CGI इस्तेमाल की नहीं करी थी वो नहीं पता। और अगर बात करूं एक्टर्स की तो यार मैं क्या ही बोलूं, इस मूवी में जिन कैरेक्टर्स का यूज किया गया है वो इस जनरेशन के मोस्ट लव्ड एक्टर्स हैं, जैसे चिलियन मर्फी जिनको लोग जानते हैं उनके शो पीकी ब्लाइंडर्स से, रॉबर्ट डाउनी जूनियर जिसको सब आयरन मैन की तरह जानते हैं, और हमारे द बॉयज से जैक क्वेड भी हैं जिनका एक छोटा सा सीन है बट इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ इसके अंदर फ्लोरेंस पज, गैरी ओल्डमैन, मैट डेमोन, एमिली ब्लंट, डेविड भाई साहब के साथ साथ रामे मलिक भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं अपनी फील्ड के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतनी बड़ी बड़ी स्टारकास्ट होने के बाद कहीं ये स्टोरी को हौच-पौच न करते हैं, पर फिर मैंने ध्यान दिया यार क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, स्टोरी कैसे हौच-पौच हो जाएगी। बट जिस सुंदरता से इन एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को प्ले किया है, इट फील्स अमेजिंग, इट फील्स सैटिस्फैक्टरी। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव रिव्यूज की जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग गलत नहीं है, दे आर राइट इन देयर ओन वे, क्योंकि ये मूवी साइंस के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन रखती है टू हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, और हिस्ट्री हर किसी के समझ में नहीं आती। मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट इन अ स्कूल फॉर अ रीजन। वेल, स्कूल टाइम तक मुझे भी यही लगता था, मुझे भी हिस्ट्री पढ़ने नहीं पड़ती थी, बट इन हाई स्कूल्स आई हैव रेड हिस्ट्री अ लॉट एंड काफी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़े हैं, और ये इवेंट्स भी पढ़े थे जो इस मूवी के अंदर में दिखाए गए, तो मुझे चीजें समझ में आ रही थी। बट जरूरी नहीं कि मुझे आ रही है तो हर बंदे को आएगी, बिकॉज हिस्ट्री इज काइंड ऑफ बोरिंग। और ये मूवी देखने से पहले मेरे अंदर काफी सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि मुझे जब ये मूवी देखने को मिलेगी तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलने वाला है। मूवी देखते समय मेरा दिमाग चल रहा होगा, मूवी देखने के बाद भी मैं चीजों को कॉम्प्रिहेंड ही करता रहूंगा, बट जब मैं मूवी देख के हटा तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि आई हैव वॉच्ड अ मूवी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने एटॉमिक बॉम्ब और उसकी क्रिएशन को अपनी आंखों से देखा है। और अगर मुझे अपने कुछ फाइनल वर्ड्स रखने हो इस मूवी के लिए तो मैं कहूंगा, दिस बायोग्राफिकल ड्रामा इज सिनेमैटिक ट्रियम दैट स्किलफुली वीव्स हिस्ट्री, इमोशंस एंड थॉट प्रोवोकिंग themes together to create an unforgettable experience.